कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री टॉपिक स्टार्ट किया था। इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, मैनेज करने के लिए कौन कौन से कॉस्ट हो सकते हैं वो बात की थी। तो कल हमने पहले स्टार्ट किया था। फर्स्ट हमने देखा था इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस क्या क्या होते हैं, या इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। तो जनरल से अगर इन्वेंट्री को होल्ड करना है तो हमें कौन कौन से चार्जेस देखना थी, ये हमने बात की थी। बिल्डिंग पे रेंट जो लगता है वो देखा था हमने, या बिल्डिंग परचेस करने का जो कॉस्ट होता है वो देखा था। इक्विपमेंट परचेस करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं, या इक्विपमेंट को रेंट पे लाने के जो चार्जेस लगते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी थी इसमें। और साथ साथ में आप अगर वहाँ पे कुछ इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं तो उन इंश्योरेंस का भी आपको पेमेंट कुछ करना पड़ता है। आपकी बिल्डिंग और जो साथ साथ मटेरियल्स है उन सभी का डिप्रिसिएशन होता है, उसमें भी कुछ खर्च होता है। तो ये सारे चार्जेस हमने इसमें देखे थे, जिसको हमने बोला था इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या फिर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। उस इन्वेंट्री को होल्ड करके रखने के लिए, उसको फ्यूचर में कैरी करने के लिए आपको जो भी खर्च लगेगा वो सारा इस कैटेगरी में आता है। तो उसके बाद फिर हमने शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट देखा था। जैसा इसका नाम है शॉर्टेज या स्टॉक आउट, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है और आपके पास शॉर्टेज होता है तो कस्टमर जो है वो आपको लीव कर सकता है, आपको मना कर सकता है उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने का। वो ये सारी बातें कल हमने डिटेल में देखी थी। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो थर्ड टाइप का जो कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं सेटअप कॉस्ट। तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं सेटअप कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो इसके दो तीन अलग अलग नाम दिए गए। सेटअप कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोला जाता है, या रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट भी बोला जाता है। तो सभी अल्टीमेटली एक ही चीज है, उनको बोलने के तरीके अलग अलग है। अगर आप परचेसिंग कर रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट की परचेसिंग कर रहे हैं या रॉ मटेरियल की परचेसिंग अगर आप करते हैं तो आप उसमें उस चीज को बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि आपको उसको ऑर्डर करना है परचेस करने के लिए। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री है और आप अगर किसी सेटअप में उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, आप अगर प्रोडक्शन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस चीज को हम बोलेंगे सेटअप कॉस्ट। उस प्रोडक्शन के करने के लिए जो सेटअप आपको चाहिए होगा, उस सेटअप को करने का कॉस्ट। जबकि अगर आप परचेसिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल की और कॉस्ट वहां पे लग रहा है तो आप उसको बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसको ऑर्डर देने में जितना भी आपका खर्च होगा वो। रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट भी एक टाइप का ऑर्डरिंग कॉस्ट ही। अगर आपका मटेरियल खत्म हो गया है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेनिश करना पड़ेगा, मतलब फिर से आपको उसी इनिशियल लेवल तक लाना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसे रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट देते हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, तो उन न्यूमेरिकल्स में अगर सेटअप कॉस्ट बोला है या ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला है, रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट बोला है, तो वो एक ही चीज है। और वो सारा किस लिए है कि जब भी आप परचेसिंग कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पर आपको जितना भी खर्च हो रहा है वो सब इस कैटेगरी में आएगा। अब इसको भी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उसमें जो पहला वाला है वो है सेटअप कॉस्ट। अभी हमने सेटअप कॉस्ट की बात करी कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इस कॉस्ट को हम बोलेंगे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको समझते हैं हम क्या होता है। The term setup cost is used for production और manufacturing models। तो अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं आपके सिस्टम में या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब इस चीज को हम बोलेंगे सेटअप कॉस्ट। लेकिन अगर आप किसी को परचेस करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं और उसमें जितना भी खर्च हो रहा है तो उस चीज को हम बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। Whenever a job is to be produced, the machine is to set to produce the job। तो जब भी आप कोई जॉब प्रोड्यूस करते हैं तो आपको मशीन को सेट करना पड़ता है। मशीन को सेट करना पड़ता है मतलब उस मशीनरीज में जो जो टूल्स आपको यूज करना है, आपको वो टूल्स का सेटअप करना पड़ता है। और जो भी मशीन की रिक्वायरमेंट्स रहती है वो सारी फैसिलिटीज जो है वो हमें देना पड़ती है। तो उस चीज को हम बोलते हैं सेटअप कॉस्ट। दैट इज द टूल इज टू बी सेट एंड मटेरियल इज टू बी फिक्स्ड। मान लो लेथ मशीन है, आपको लेथ मशीन पे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो लेथ मशीन का चक्र रहता है उसमें उस रॉ मटेरियल को आपको इंसर्ट कराना पड़ेगा। और साथ साथ में जो टूल वगैरह है, जिस भी टूल से आपको उसकी कटिंग करना है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मोस्टली हम उसमें यूज करते हैं। फिर वो भी डिपेंड करेगा आपको डक्टाइल मटेरियल पे वर्क कर रहे हैं या ब्रिटल मटेरियल पे वर्क कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसके आरपीएम वगैरह और सारी चीजें सेट करना पड़ेगी। तो ये जो इतना सारा जो सेटअप करना पड़ेगा उस मशीन का,
तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो वर्कर है वो तो वर्क कर रहा है, लेकिन आपकी जो मशीन है वो कैसी है, आइडल कंडीशन में। आइडल कंडीशन में मतलब कि मशीन अभी न्यूट्रल है, वो कोई प्रोडक्शन आपको करके नहीं दे रही। तो जितनी देर ये सारा सेटअप करने में हमें टाइम लगता है, और उस सेटअप को अरेंज करने के लिए जो जो पैसा खर्च होता है वो सारा आता है सेटअप कॉस्ट पे। ठीक है, इतना किसी को कुछ डाउट? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट के एग्जांपल दे दीजिए 2-4, ऑर्डरिंग थोड़ा कॉस्ट क्लियर का हो जाएगा। मतलब है ना, अभी अपन सेटअप कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सेटअप कॉस्ट का मतलब ये है कि जैसे मुझे कोई किसी पर्टिकुलर मशीन पे कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उस मशीनरीज में मेरे को जो जो चेंजेस करना पड़ेंगे, जो जो अरेंजमेंट करना पड़ेंगे, या जो जो सेटअप करना पड़ेंगे, तो क्या होता है कि जब आप उस मशीन में उस रॉ मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि मशीन जो रहती है वो आइडल रहती है, मतलब वो किसी वर्किंग कंडीशन में नहीं रहती, मतलब मशीन उतनी देर बंद रहेगी, और जो वर्कर है वो वर्क करता रहेगा। तो वर्कर तो वर्क कर रहा है, लेकिन जो मशीन है वो आपकी आइडल है। तो जो आपका मेन मशीनरी और मटेरियल तीनों साइमल्टेनियसली वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, वो कंडीशन हमें नहीं मिल पाती। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सी मशीनरीज आपको रेंट पे लेके आना पड़ती है। जैसे अगर सिविल इंडस्ट्रीज की बात करें, सिविल में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज रहती है, तो उसमें क्या रहता है, जेसीबी जो आती है, या जिसको लोडर वेको मशीन बोलते हैं, वो लोडर वेको या जो जेसीबी मशीन होती है, वो मोस्टली जो रहते हैं वो किराए पे लेके आते हैं, उसको रेंट पे लेके आते हैं। तो अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई वहां पर, आपकी मशीन अगर आके खड़ी हुई, वो उनका पर आवर का चार्जेस रहता है या पर डे का चार्जेस रहता है। तो जब आप पूरा सेटअप उस मशीन को रन कराने के पहले जितना भी सेटअप करने में आपका टाइम खर्च हो रहा है और पैसा खर्च हो रहा है, वो सारा जो होता है उसको हम बोलते हैं सेटअप कॉस्ट। दिस कंज्यूम्स सम टाइम, इसमें कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होता है उस मशीनरी को वर्क कराने के लिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में लाने के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम द मशीन विल बी आइडल। अभी हमने जो बात की, उस टाइम पे क्या होता है, मशीन जो आइडल होती है, लेकिन जो लेबर है वो वर्किंग कंडीशन में होता है। द कॉस्ट ऑफ आइडल मशीन एंड कॉस्ट ऑफ लेबर चार्जेस आर टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको उसकी कॉस्ट पहले से एस्टिमेट करना पड़ती है। तो अगर आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को आप एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मशीन उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में मशीनरीज कितनी देर आइडल रहती है, और जो जो लेबर लग रहा है, जो भी वर्कर उस पर वर्क कर रहा है, उसका कितना चार्जेस आया है, वो चार्ज भी हमें प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में ऐड करना पड़ता है। इफ वी प्रोड्यूस ओनली वन जॉब इन वन सेटअप, अब अगर आपने सेटअप किया, मान लो सेटअप करने में आपको 1 घंटे का टाइम लग गया है, और उस सेटअप के लिए आपको पर्टिकुलर उतने टाइम तक आपको उस मशीनरी का रेंट देना पड़ गया, या वो मशीनरी में कुछ खर्चे जो लग रहे हैं वो आपको उसको ऐड करना पड़ रहा है, या कोई स्पेशल टाइप के टूल्स का अरेंजमेंट किया है। तो अगर आप पूरा एक सेटअप कर रहे हैं और उस पर सिर्फ एक ही जॉब बना रहे हैं, तो वो आपको काफी महंगा पड़ता है। तब आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि मैं सेटअप कितना करूं कि ज्यादा से ज्यादा जॉब जो है वो मैं बना सकूं। तो एंटायर सेटअप कॉस्ट इज टू बी चार्ज टू ओनली वन जॉब। अब ये जो अगर एक सेटअप लगाया है आपने और एक ही जॉब बनाया है, तो आपका जो सेटअप कॉस्ट रहेगा वो सिर्फ एक ही जॉब के ऊपर अप्लाई होगा। इन केस वी प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ जॉब्स, अगर हम उस पे एन नंबर ऑफ जॉब्स बना रहे हैं, 10, 20, 25, 50 जॉब अगर हम एक साथ बना रहे हैं एक ही बार मशीन को सेट करके, तब फिर क्या होता है कि ये जो सेटअप कॉस्ट है ये रिड्यूस होते जाता है। तो हमें यही करना है कि जो सेटअप कॉस्ट है उसको कम से कम लाना है, और कम से कम किस कंडीशन में लाना है, इकोनॉमिक कंडीशन में। तो इन केस ऑफ सर्टेन मशीनरी लाइक सीएनसी मशीन और एनसी मशीन्स और जिग बोरिंग, ये बोरिंग है, यहाँ बोर्डिंग लिखा गया है, बोरिंग बोलेंगे, जिग बोरिंग मशीन, द सेटअप टाइम में बी 15 to 20 years। अब कुछ मशीनरी ऐसी रहती है जिसका सेटअप टाइम काफी ज्यादा होता है, जैसे सीएनसी मशीन है और उस पर कोई नया प्रोडक्ट बनने के लिए आया है, तो आपको पूरी सीएनसी की प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले वो पूरी प्रोग्रामिंग जो होती है उसको रिटर्न करते हैं, पेपर पे लिखते हैं, और उसके बाद उस मशीन में फिट किया जाता है। तो वो जो प्रोग्रामिंग करने के ड्यूरेशन में सीएनसी मशीन आपकी आइडल कंडीशन में बैठी है, तो उसका खर्च लग जाता है। द आइडल कॉस्ट ऑफ द मशीन एंड लेबर चार्जेस में वर्कआउट टू फ्यू थाउजेंड ऑफ रुपीज। अब ये जो होता है हजारों रुपए तक का भी हो सकता है, 100, 200, 500 रुपए से लेके कुछ हजार तक का भी खर्च इसमें आ सकता है। तो जब आप वो प्रोडक्ट को बनाएंगे उस मशीन के ऊपर, तो आपको ये सारे कॉस्ट भी उसकी कॉस्टिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा।
once the machine setup is over, the entire production can be completed in few hours. कुछ मशीन तो ऐसी रहती है कि जिसका सेटअप करने में ज्यादा टाइम लगा, लेकिन उसने जो पूरा प्रोडक्शन रन था वो कम समय में कंप्लीट कर लेती है. If we produce more number of products in one setup, the setup cost is allocated to all the jobs equally. अब ये अपने काम की बात है. अगर हम एक ही सेटअप में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना लेते हैं तो जो सेटअप कॉस्ट है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और जितने भी प्रोडक्ट हमने बनाए हैं उन सभी प्रोडक्ट में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट अस अज्यूम दैट द सेटअप कॉस्ट इज 1000 रुपीज. आपने ऐसा इमेजिन किया कि उसमें जो सेटअप कॉस्ट लग रहा है वो कितना है, 1000 रुपीज का आ रहा है. एंड इफ वी प्रोड्यूस 10 जॉब्स इन वन सेटअप. अब सेटअप कॉस्ट टोटल हमारा है 1000 रुपीज, और उसमें जो है हमने जॉब बनाए हैं 10. तो उसमें क्या होगा कि जो पर प्रोडक्ट 100 रुपीज का सेटअप कॉस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा. तो हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका 100 रुपीज सेटअप कॉस्ट वहां पर आ जाएगा. इन केस इफ वी प्रोड्यूस 100 जॉब्स, अगर हम 10 जॉब की बजाय कितना जॉब बना लेते, एक ही सेटअप में 100 जॉब बना लेते, तब हमारा जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, रिड्यूस होकर 10 पे आ जाएगा. और अगर एक ही सेटअप में हमने 1000 जॉब्स बना दिए तो जो हमारा सेटअप कॉस्ट पर पीस या पर प्रोडक्ट जो रहेगा वो हो जाएगा 1 रुपीज ओनली. तो पर ये भी हम मन से हम कितने भी जॉब वहां पर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जॉब जो मैन्युफैक्चरिंग रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका पर डे का ऑर्डर कितना है, उस बेसिस पे आप उसको बनाएंगे. और दूसरा ये कि अगर एक्सेस में आप जॉब बना के रख लेते हैं, आप प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं, तो उसका इन्वेंट्री कंट्रोल के चार्जेस भी वहां पर लग सकते हैं. तब आपको क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक लॉट डिसाइड करना पड़ता है. कल भी हमने बात की थी इकोनॉमिक लॉट साइज. इकोनॉमिक लॉट साइज का मतलब ये है कि अगर आप इकोनॉमिक लॉट साइज के जितना प्रोडक्शन एक ही सेटअप में करते हैं तो आपका सेटअप कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है. इससे क्या होता है कि जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है आपका वो मिनिमाइज रहेगा. और अगर यही चीज हम परचेसिंग की टर्म में करते हैं कि आप रॉ मटेरियल परचेस करके रख रहे हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो पहला वाला जो अभी हमने देखा सेटअप कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट जो बोलते हैं, सेटअप कॉस्ट बेसिकली तब वर्ड यूज किया जाता है जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उसका पूरा सेटअप करने में जितना भी आपका कॉस्ट लग रहा है, जितना भी आपका खर्च हो रहा है, वो पूरा आता है सेटअप कॉस्ट में. लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट की परचेसिंग या किसी रॉ मटेरियल की परचेसिंग के लिए ऑर्डर दे रहे हैं और उस ऑर्डर देने में जितना आपको खर्च हो रहा है वो कहलाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट. अब ऑर्डरिंग कॉस्ट को समझते हैं क्या होता है. द टर्म ऑर्डरिंग कॉस्ट और रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट इज यूज्ड इन परचेस मॉडल. देखिए ये वर्ड कब यूज करेंगे, जब आप परचेस मॉडल को फॉलो करते हैं. यहाँ मॉडल का मतलब होता है कि मैथमेटिक कैलकुलेशंस. यहाँ अगर आप परचेसिंग कर रहे हैं तो उस केस में आप इस चीज को, आप इस कॉस्ट को बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट. लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप इस चीज को बोलते हैं सेटअप कॉस्ट. Whenever any material is to be procured by an organization, procured means purchase करना. तो जब कोई मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो इट हैज टू प्लेस एन ऑर्डर विद द सप्लायर. तो उनको क्या करना पड़ता है कि जो भी सप्लायर होते हैं उसको एक ऑर्डर देना पड़ता है. अब अगर सप्लायर को ऑर्डर दे रहे हैं तो उस सप्लायर को ऑर्डर देने में जितना भी खर्च करना पड़ रहा है, जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएंगे. द कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी यूज, इवन जो आप प्रिंट आउट ले रहे हैं या उसको मेल कर रहे हैं या जो भी स्टेशनरी यूज कर रहे हैं, रिक्विजिशन फॉर्म सेंड कर रहे हैं या कोटेशन फॉर्म सेंड करते हैं या कोटेशन मंगाते हैं, तो उसमें जितना भी खर्च होता है वो सारा जो खर्च है उसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी यूज्ड फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर, द कॉस्ट ऑफ सैलरी ऑफ ऑफिशियल. अब परचेसिंग डिपार्टमेंट एक पूरा होता है इंडस्ट्रीज में, एक पूरा डिपार्टमेंट बना के रखते हैं जो कि परचेसिंग का काम करता है. तो उस परचेसिंग डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर्स या जितने भी ऑफिशियल्स जो वर्क करते हैं उन सबकी आपको सैलरी देना पड़ती है. तो वो सैलरी जो उनकी आप दे रहे हो पर मंथ बेसिस पे, तो वो भी हर परचेसिंग ऑर्डर के साथ आपको इंक्लूड करना पड़ती है. द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द ऑर्डर, उस ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए जो ऑफिशियल्स आपने वहां पर अपॉइंट किए हैं उन लोगों की सैलरी में खर्च जो आ रहा है वो
द पोस्टल एक्सपेंसेस पोस्टल एक्सपेंसेस मतलब आप अगर उनको लेटर लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं या प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, वो सारी चीजें भी उसमें खर्च होती है। एंड आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर क्वांटिटी चार्जेस ऑल पुट टुगेदर, और जब ये ऑर्डर क्वांटिटी आप उसमें प्लेस कर देते, ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस कर देते मतलब आप आपका जो सप्लायर है उसको बता देते हैं कि हमें फाइनल इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर हम आपको दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसमें जितने भी खर्च होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। आ रही बात समझ में? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल की या किसी प्रोडक्ट की परचेसिंग में आपको जितना भी जो भी आप वहां पर लेन देन करते हैं या जितनी भी बातचीत करते हैं उसके लिए जहां जहां पे भी आपका खर्च होता है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाता है। मोस्टली बहुत बार तो अब मॉडर्न टाइम में ये हो गया है कि आप फोन लगाकर भी सारे कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आपको एक्चुअल में जाके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी विजुअलाइज करके आना पड़ता था। तो अगर कोई वर्कर है जो आपका परचेसिंग डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय वहां जाता था, उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेक करता था, तो उसके आने जाने का जो खर्च होता था वो भी उसमें ऐड हो जाता था। और जो वर्कर आपने इन सभी परचेसिंग के काम के लिए रख रखे उन सब की आपको सैलरी भी देना पड़ती, तो वो जो सैलरी है वो भी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में ही इंक्लूड होगी। तो ओवरऑल जब कोई प्रोडक्ट बनता है। हेलो, हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि हेलो, हाँ पूछिए। ये सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग ऑर्डर करने जाते हैं तो उसमें पूरा पेमेंट नहीं करते हम लोग सर। ऑर्डर करने के टाइम से कुछ एडवांस में कुछ परसेंट ही देते हैं, जैसे कि 50% या फिर 60% इतना एडवांस देते हैं सर। तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट वो 60% होगा या पूरा 100% होगा? नहीं बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, जो अपन उसको पेमेंट देके आते हैं ना जी सर। वो पेमेंट तो अपन जो मटेरियल परचेज किया उससे उसका पेमेंट देके आते हैं, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे ये कि मान लो मैंने किसी बंदे को वहां पेमेंट देने के लिए भेजा है या उसको उस मटेरियल की परचेसिंग के लिए भेजा है। आप लोग बाहर में करते हैं ऐसा, जो बाहर वाले स्टूडेंट हो गए उन लोगों ने जिसने जो परचेसिंग में होगा उसको पता होगा कि जब आप वहाँ परचेसिंग करने के लिए जाते हैं तो आप उसका जो बिल लगाते हैं तो ये भी इंक्लूड करते हैं कि 50 रुपए का पेट्रोल जला या 100 रुपए का पेट्रोल जला। आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर। तो आप ऑर्डर देने के लिए जब गए हैं इंडस्ट्री से किसी पर्टिकुलर फर्म के पास या किसी सप्लायर के पास, तो आपके जो आने जाने के खर्च हुए वो भी उस ऑर्डर देने में इंक्लूड होता है। उसके साथ साथ अगर आपने मोबाइल से जो बात की है उससे, मान लो आपने 1 घंटे उससे मोबाइल से बात की है, अभी तो ठीक है कि फिर भी थोड़ा कम हो गया चार्जेस। पहले के टाइम पे होता था कि जो टेलीफोन चार्जेस रहते थे वो भी उसमें इंक्लूड करना पड़ते थे। अच्छा सर। हाँ, किसी का कुछ? ओके सर, थैंक यू। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का सीधा सिर्फ सिंपल सा मीनिंग है कि कोई मटेरियल आपको खरीदना है तो खरीदने के लिए आप उसको ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के लिए जितनी भी प्रोसेस आप लगाते हैं उसमें जहाँ जहाँ आपका पैसा खर्च हो रहा है वो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो परचेसिंग करती है तो वो टेंडर निकालती है। गवर्नमेंट में जो परचेसिंग का काम होता है टेंडर्स के थ्रू होता है। तो टेंडर्स जब निकालती है गवर्नमेंट तो उसके पहले वो क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में ऐड करते हैं। अब अगर न्यूज़पेपर में उन्होंने 5,000 रुपए का ऐड किया है तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में ही कहलाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसका डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन जो रहेगा वो भी एक इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट में आप इंक्लूड करते हैं। अगर वो आपको जो सप्लायर है वो बोलेगा कि मैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आपको नहीं दूंगा, मतलब उसकी खुद की तरफ से वो फ्री में अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं करके देता है तो फिर वो ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा। जैसे अमेजन वगैरह से आप हाँ नॉर्मली इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है कि मटेरियल तो बल्क में आता है तो उसका तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। फिर से पूछना, एक्चुअली सुनाई नहीं दे सर। एक्चुअली अपन जो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं वो तो बल्क में आएगा, ट्रक्स वगैरह या उससे माल आएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कहीं ना कहीं हमें देना ही पड़ेगा ना, तो वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट में। ट्रांसपोर्टेशन तो आपको देना ही पड़ेगा ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको उसको देना ही पड़ेगा। और वो क्योंकि आप ऑर्डर जब आप देते हैं तो उस ऑर्डर में ही इंक्लूड रहता है वो, तो उसको आप ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। किस तरीके से डालेंगे कि जब आपने उसको ऑर्डर दिया तब आपने उससे बात की है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन खुद देना, तो अगर आप सप्लायर को बोल देते हैं कि आप खुद ही हमें ट्रांसपोर्टेशन करके देंगे तो
आपकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका सप्लायर ये बोल देता है कि भैया मैं आपको माल सप्लाई कर दूंगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो आपको बेयर करना है, तो फिर वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। सर वही पूछना चाह रहा था कि इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट में लेंगे या परचेसिंग कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। इसको अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट में डालेंगे। और परचेसिंग कॉस्ट में जब अपन बात करेंगे तो जो आपने पर्टिकुलर यूनिट खरीदी है, जैसे मान लो 10 यूनिट किसी मशीनरी के आपको मंगाना है, तो वो जो आपकी 10 यूनिट जो रहेगी वो उसकी पर्टिकुलर जो परचेसिंग कॉस्ट है उस कैटेगरी में आ जाएगी। अपन आगे देखेंगे परचेसिंग कॉस्ट जब उसको क्लियर कर लेंगे। अब अगर हम कोई किसी स्मॉल स्केल सर किसी छोटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये चार्जेस काफी कम होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वो मटेरियल बार बार वो परचेस भी नहीं करते हैं, तो उसका बार बार ऑर्डर भी नहीं देना पड़ता है। तो इस केसेस में ये थोड़ा कम लगता है। लेकिन अगर लार्जर इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये चार्जेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये जो डेटा है ये थोड़े से पुराने हो गए, मतलब मैंने जो लिखा है 25 to 30 रुपीज पर ऑर्डर, तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। अब इन डेटा में भी थोड़ा से चेंजेस आ गए। लार्जर स्केल में लगभग 150 to 200 पर ऑर्डर का खर्च आता है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्शन फ्रीक्वेंसी रहती है वो ज्यादा होती है, तो इसके कारण उनको जो ऑर्डर देने की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी ज्यादा होती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये 500 रुपीज तक चला जाता है। तो इसका सीधा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो टेंडर्स इश्यू करके करती है। तो ये जब टेंडर्स होते हैं, इस टेंडर की प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट के लिए कुछ वहाँ पे लॉयर्स वगैरह उनको रखना पड़ते हैं, वो सारी टेंडर की प्रोसेस चेक करते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है उनको, उसमें भी उनका खर्च होता है। तो ये जो सारे खर्च होते हैं, इस कारण जो गवर्नमेंट की परचेसिंग रहती है उसमें ये ऑर्डर करने का जो कॉस्ट होता है ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन परचेसेस मोर आइटम्स पर ऑर्डर, अब अगर आप एक ही बार में ज्यादा आइटम खरीद रहे हैं, ऑल द आइटम शेयर द ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर आप 10 मशीनरी खरीद रहे थे तो उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको मान लो 500 रुपीज लग रहा था, लेकिन अगर आप 20 मशीनरीज खरीदेंगे तो भी आपको वो 500 रुपीज ही लगेगा, मतलब सेम कॉस्ट ही लगती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट एक टाइप का फिक्स्ड कॉस्ट होता है, उसका नंबर ऑफ यूनिट से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप जितनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस करते जाते हैं, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम होते जाता है। हेंस द मटेरियल्स में अब फिर मटेरियल मैनेजर जो है उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो कितनी यूनिट परचेस करेगा। अगर वो जरूरत से ज्यादा यूनिट परचेस करेगा तो होल्डिंग कॉस्ट लग जाएगा, और अगर जरूरत से कम यूनिट अगर वो परचेस करता है तो उसको फिर से ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगेगा और शॉर्टेज भी हो सकता है, तो जिसके कारण शॉर्टेज कॉस्ट भी वहां पर लग सकता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम भी वहां देखना पड़ती है। One point we have to remember here is to reduce the ordering cost per item if we purchase more item। जो बात मैंने आपको बताई वहां लिखी है कि अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को पर आइटम में ऑर्डरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, मोर आइटम परचेस कर लेते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं हम तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, तो इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए जो खर्च लग रहा है हमारा वो बढ़ जाता है। एंड टू कीप द कैरिंग कॉस्ट अंडर कंट्रोल, अब कैरिंग कॉस्ट को अगर कंट्रोल में करना है या होल्डिंग कॉस्ट को कंट्रोल में करना है तो हम क्या करते हैं, लेस क्वांटिटी परचेस करते हैं। लेकिन अगर हम लेस क्वांटिटी परचेस करेंगे तब वहां पर क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर साल भर में 1000 यूनिट लग रही है और आप अगर एक बार में 10 ही यूनिट परचेस कर रहे हैं तो आपको साल भर में लगभग 100 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। और अगर लेस क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं तो स्टॉक आउट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो स्टॉक आउट हमने कल देखा था कि जो स्टॉक आउट है वो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाती है, उसमें आपका कस्टमर हमेशा के लिए भी आपको लीव कर सकता है। तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि केयरफुली आपको पूरा डिसाइड करना पड़ता है कि कितना ऑर्डर आपको वहां पर करना है। तो आप कितना ऑर्डर करते हैं, वहां पर आप ऑर्डर करते हैं ईओक्यू के बराबर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको हमने नाम दिया है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं अदर एग्जाम्स की, उन लोगों ने कुछ पढ़ा भी होगा ईओक्यू के बारे में। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है कि जिसपे जब आप ऑर्डर देते हैं तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम होते हैं, लगभग दोनों इक्वल भी होते हैं। और इस कंडीशन में आपका टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम होता है।
टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस परचेसिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ये जो पूरी क्वांटिटी है ये आपकी मिनिमाइज हो जाती है। तो आप जब भी ऑर्डर करते हैं आप ईओक्यू के इक्वली ऑर्डर करेंगे वहां पर। अब थर्ड चीज है इसमें प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। तो ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है वो एक टाइप का ऑर्डरिंग कॉस्ट ही होता है, लेकिन ये ऑर्डर आपको जब मिल जाता है, रिसीव हो जाता है, उसके बाद ये अलग कॉस्ट जो है वो स्टार्ट होता है। इसलिए अलग से बुक्स में इसको कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है, इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ अलग से इसलिए बता रहा हूँ इसको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को, क्योंकि ये जब मटेरियल आपके पास अराइव हो जाता है तो उस कंडीशन में ये कॉस्ट लगना स्टार्ट होता है। देखते हैं इसको। These costs are very much similar to the ordering cost or setup cost. This cost includes the cost of inspection of material. अब मटेरियल जब आपके पास अराइव हो गया है तो अब आपको उसका क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के बंदे रहते हैं वो आपको इसके लिए अपॉइंट करना पड़ेंगे। वो उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि जिस क्वालिटी का आपने ऑर्डर दिया था उस क्वालिटी का ऑर्डर आपको रिसीव भी हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर जो ऑर्डर आपने दिया था वो ऑर्डर अगर आपको नहीं मिला है तब आपको इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपको फिर एक और कॉस्ट लग जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग द लो क्वालिटी मटेरियल। अब उस लो क्वालिटी मटेरियल को आपने जो रिटर्न किया है, टेंडरिंग कॉस्ट सप्लायर और रिसीवर के बीच में कैसे काम करती है। तो टेंडरिंग कॉस्ट सप्लायर और रिसीवर के बीच में इस तरीके से काम करती है कि आप रिसीवर हैं और जो आपको मटेरियल सप्लाई करता है वो आपके लिए सप्लायर रहेगा। ठीक है। तो होगा ये कि जो आप किसी से भी तो मटेरियल परचेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, टेंडर निकालना पड़ता है। टेंडर में आप ये देखते हैं कि वो लोग आपके लिए कोटेशन देते हैं। कोटेशन देते हैं इसका मतलब ये है कि अलग अलग टेंडर बेसिस पे सभी लोग अपने कोटेशन भरते हैं। आप उनको बताएंगे कि फॉर एग्जांपल आप 5000 यूनिट परचेस करना चाहते हैं। किसी का क्वेश्चन आया था उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। तो 5000 यूनिट अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं किसी से, तो आप उसको बताएंगे कि आप किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की 5000 यूनिट परचेस करना चाहते हैं और इसके लिए आप टेंडर इश्यू कर रहे हैं। तो जितने भी सप्लायर है वो उस 5000 यूनिट के लिए अपने अपने कोटेशन भेजते हैं। तो जब आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है इसके लिए, तो जब आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उस पे आपका जो खर्च आता है वो आपका टेंडरिंग कॉस्ट कहलाता है। तो जो मोस्टली जो गवर्नमेंट रहती है वो टेंडर के थ्रू ही परचेस करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो टेंडर इशू करती है और उस टेंडर के बेसिस पे उनको जितने भी सप्लायर होते हैं वो अपने अपने कोटेशन देते हैं और उस कोटेशन में जो सबसे कम कोटेशन वाला रहता है उसको वो ऑर्डर दे दिया जाता है। तो गवर्नमेंट जब परचेस करती है तो वो रॉ मटेरियल की क्वालिटी बताती है कि हमें पर्टिकुलर ग्रेड का मटेरियल चाहिए और पर्टिकुलर क्वांटिटी में चाहिए। उस बेसिस पे जितने भी सप्लायर होते हैं वो अपने अपने कोटेशन देते हैं, वो अपने अपने रेट जो है उस एनवलप में फिल करके देते हैं। और जो एनवलप रहता है वो पूरी तरीके से क्लोज रहता है और वो जिस भी दिन वो टेंडर की ओपनिंग होती है उसी दिन उस एनवलप को ओपन किया जाता है। तो उस एनवलप को जब ओपन करते हैं तो उसमें जो मिनिमम चार्ज जिसने दिया था या मिनिमम कॉस्ट मटेरियल की बताई थी जिस भी सप्लायर ने, उसको वो टेंडर इश्यू हो जाता है। अब जो स्टूडेंट का जिसने मुझे मैसेज करके पूछा है उनका क्वेश्चन ये था कि इसमें जो सप्लायर है और जो डिमांड कर रहा है बंदा, उनका क्या कॉस्ट खर्च होता है। तो सप्लायर का भी इसमें कुछ खर्च होगा क्योंकि उसको भी टेंडर की पूरी जो प्रोसेस होती है टेंडर फीस भरना पड़ती है। टेंडर फीस भरना इसका मतलब शामिल होना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो हो जाता है एक। तो दूसरा ये कि जब आप ऑर्डर दे रहे हैं तो आपको क्या खर्च हो रहा है, आपको ये खर्च होता है उसमें कि आपको कुछ पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर में या इंटरनेट के जरिए या किसी भी मीडियम के जरिए आपको वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो आपके एक तो वो खर्च होते हैं और ये प्रोसेस पूरी लीगल रहे तो इस लीगल होने के लिए आपको जो लॉयर्स वगैरह रहते हैं वो हायर करना पड़ते हैं, तो उन लॉयर्स को भी आपको पेमेंट देना पड़ता है। तो इस तरीके से दो बेसिक मेन खर्च इसमें होते हैं जिसको कि हम ऑर्डरिंग कॉस्ट में ही फिर इंक्लूड कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है जिसने क्वेश्चन पूछा था उनको समझ में आया होगा। किसका था क्वेश्चन? सर मेरा प्रज्वल का। सर मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ पूछने की, इसलिए मैंने फिर आपको चैट कर दिया। अच्छा, तो अब आया बेटा, क्लियर हुआ अभी? हाँ सर, सर मुझे बहुत दिन से डाउट था, अब क्लियर है टेंडरिंग कॉस्ट को लेकर।
ठीक है। अब इसके इसी में ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक पार्ट है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, जिसकी अपन बात कर रहे थे। जब आपने ऑर्डर दे दिया उसको और आपके सप्लायर ने आपको माल सप्लाई कर दिया, तो उसके बाद फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि जिस क्वालिटी के लिए आपने टेंडर दिया था या जिस क्वालिटी के लिए आपने उसको ऑर्डर दिया था, वो क्वालिटी का मटेरियल आपको मिला भी है या नहीं। हो सकता है उसने मटेरियल चेंज कर दिया हो, आपको जो क्वालिटी बताई हो उसके बाद उसने मटेरियल चेंज करके किसी दूसरी क्वालिटी का दे दिया हो। तब आपका एक पूरा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है जो कि रॉ मटेरियल आपको जो सॉरी एक मिनट, तो जो आपका इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है वो उस मटेरियल का इंस्पेक्शन करता है और उनसे आपको परमिशन लेना पड़ती है। अगर वो बोल देते हैं कि आपको जो मटेरियल रिसीव हुआ वो ओके है, तभी वो मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर इंटर करता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तब आपको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग करना पड़ती है। आपको उस मटेरियल को रिटर्न करना पड़ जाता है। अब आप जब आप उस मटेरियल को रिटर्न करेंगे तो आपकी जो भी सप्लायर के अकॉर्डिंग बात हुई थी, तो अगर आपका सप्लायर ये बोलता है कि अगर माल रिटर्न होगा तो वो आपको ही भेजना पड़ेगा, तो उस बेसिस पे आपको वहां पर रिटर्निंग के चार्जेस लग जाते हैं। आप फिर से पूरा का पूरा जो माल है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको भेज देते हैं। अब जो किसी स्टूडेंट ने अभी मुझसे पूछा था कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखिए आप, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ जो हमने एक अलग से प्रोक्योरमेंट कॉस्ट डिफाइन किया है, वो सारा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो होता है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट का ही एक पार्ट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको जो भी लगेगा वो आपको वहां पर देना पड़ेगा। कहाँ से देना पड़ेगा, आपका जो इंडस्ट्री है वहां से जो भी सप्लायर था वहां तक आपको भेजने में जो भी फिर से खर्च लगेगा वो आपका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आ जाएगा। और इसका वाइस वर्सा भी है कि जो सप्लायर से आपके प्लांट तक आने में जितना खर्च होगा वो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट में ही हम कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व। अब इसमें ये भी है कि अगर ज्यादा ही मटेरियल आपने परचेस किया है तो नंबर ऑफ जो भी आपको ट्रक्स वगैरह लगेंगे उनकी जो यूनिट रहेगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और जितने ज्यादा ट्रक्स का यूज आप कर रहे हैं उसको सप्लाई करने के लिए, या जितने भी ज्यादा व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये खर्च भी बढ़ जाता है। दिस कॉस्ट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय बी। अब ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आजकल के फैशन में क्या हो रहा है कि जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट में ही इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट को जो हम डिनोट करते हैं वो सीओ से डिनोट करते हैं। सीओ, ओ मतलब ऑर्डरिंग और सी मतलब कॉस्ट। तो इसलिए आप बुक में या कहीं भी पढ़ेंगे तो अलग से आपको बी का जिक्र कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये एक टाइप का ऑर्डरिंग कॉस्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पे स्टार्ट कर रहे हैं परचेस प्राइस और डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसको जो हम डिनोट करेंगे, मेरे जो नोटेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको सीयू डिनोट करता हूँ। अलग अलग बुक वाले जो है वो अलग अलग नोटेशंस अपने यूज करते हैं। आपको जो भी नोटेशन सुटेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इसको मैंने सीयू इसलिए बोला है क्योंकि ये यूनिट कॉस्ट होता है, यूनिट कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट या यूनिट कॉस्ट ऑफ एनी रॉ मटेरियल। तो जो भी रॉ मटेरियल आप परचेस कर रहे हैं उसका जो यूनिट कॉस्ट है, उसकी एक यूनिट परचेस करने में जितना भी हमारा खर्च लगेगा उसको हम बोलते हैं परचेस प्राइस कॉस्ट या डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट है और आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन आप अगर रॉ मटेरियल कहीं से परचेस करके ला रहे हैं और तो उस एक यूनिट का जो खर्च रहेगा उसको हम बोलेंगे परचेस प्राइस। तो देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। दिस इज द एक्चुअल परचेस प्राइस ऑफ द मटेरियल। मान लो कोई मटेरियल था वो 10 रुपीज का आपको मिल रहा है, 10 रुपीज पर यूनिट। अगर उसका एक यूनिट का खर्च जो है वो 10 रुपीज आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे यूनिट कॉस्ट और इसको डिनोट करेंगे सीयू से। अब आपको फिर ये डिसाइड करना है कि आपको उसकी कितनी यूनिट परचेस करना है। तो अगर आप इसकी 100 यूनिट परचेस करते हैं तो इसका टोटल पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, 1000 यूनिट। तो बीच में किसी ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन का आंसर ये कि यूनिट कॉस्ट जो होता है वो क्वांटिटी का कॉस्ट होता है और जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी आप परचेस करते जाते हैं उतना ये कॉस्ट बढ़ते जाता है। लेकिन अगर इस चीज को आपको परचेस करने के बाद एक ही ऑर्डर देना है
और मान लो उस ऑर्डर को देने का आपका खर्च आ रहा है 15 रुपीज, तो ये जो 15 रुपीज है उसमें आप 1 यूनिट खरीदेंगे तो भी आपको 15 रुपीज लगेगा, आप 10 यूनिट खरीदेंगे तो भी आपको 15 रुपीज लगेगा, आप 100 यूनिट खरीदेंगे तो भी आपको 15 यूनिट्स लगेगा। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट तो यहाँ पर फिक्स हो जाता है, लेकिन जो यूनिट कॉस्ट रहता है उस मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट जो होता है परचेस करने का वो आपका बढ़ते जाता है, और वो डिपेंड करेगा पर यूनिट बेसिस पे। जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई आपको उतना मल्टीपल वहां पर लेना पड़ेगा। तो दिस इज द एक्चुअल परचेस प्राइस ऑफ द मटेरियल और द डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, and it is represented by CU, the cost of material, and it is सर परचेस कॉस्ट क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा? परचेस कॉस्ट काय पे? क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा सर? परचेस कॉस्ट हाँ क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, वैसे तो वो पर यूनिट बेसिस करेगा, लेकिन कभी जब हम लमसम में मटेरियल परचेस करते हैं, बल्क पे मटेरियल परचेस, तो सप्लायर कुछ हमें डिस्काउंट भी देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप 500 यूनिट हमसे परचेस करेंगे तो आपको लगेगा, लेकिन अगर 500 यूनिट ज्यादा आप अगर हमसे परचेस करते हैं तो 9 रुपीज का खर्च लगेगा। तो उस बेसिस पे फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मतलब 10 रुपए के हिसाब से उस प्रोडक्ट को खरीदना है, लेना है, या 9 रुपए के हिसाब से खरीद के 501 या उससे ज्यादा यूनिट लेना है। इसके लिए अपन एक मॉडल पढ़ेंगे जिसको अपन बोलेंगे डिस्काउंट मॉडल, है ना। तो वो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाती है उतना आपका यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होते जाता है। लेकिन आप मन से ही क्वांटिटी नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको जब भी क्वांटिटी खरीदना है वो आपकी ईओक्यू के अकॉर्डिंग खरीदना है। अब वो ईओक्यू के लिए इसलिए खरीदना है ताकि इसमें आपको जो टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वगैरह है ये सारे आपके कम से कम हो सके, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि अगर आपको टेम्पटेशन दे रहा है आपका जो सप्लायर है, उसने आपको थोड़ा सा अगर लालच दे दिया है कि आप मुझसे ज्यादा यूनिट खरीद लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा प्राइस कम कर दूंगा, तब फिर आपको वहां पर ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं इसको खरीद तो लूंगा लेकिन ले जाके रखूंगा कहाँ, और जब आप उसको ले जाके रखेंगे तो आपका होल्डिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगी वहां। इसलिए जो परचेस प्राइस है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितनी यूनिट परचेस करना है, उतनी ही यूनिट परचेस करना है जिसको कि आप इजीली होल्ड करके रख सके और आपके जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो मिनिमाइज किया जा सके। तो इसमें एक एग्जांपल लिया है, दिस में बी कांस्टेंट और वेरिएबल। अब ये जो यूनिट कॉस्ट है ये कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से सप्लायर से मटेरियल खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 10 रुपीज इफ वी परचेस 1 to 10 यूनिट। अगर आप उसकी 1 से 10 यूनिट खरीद रहे हैं तो वो आपसे 10 रुपए लेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन केस वी परचेस मोर देन 10 यूनिट्स 10% डिस्काउंट इज अलाउड। अगर उसने बोला कि अगर 10 से ज्यादा यूनिट करेंगे तो हमें 10% डिस्काउंट दे देंगे, तो 10 रुपीज का 10% हो जाएगा 1 रुपया, तो अब आपको जो कॉस्ट लगेगी वो हो जाएगी 9 रुपए। लेकिन फिर आपको ये भी देखना है कि अगर मैं 10 यूनिट तक खरीद रहा हूँ तो इतना तो खरीदने के लिए मेरे पास स्पेस अवेलेबल है और इसको मैं इजीली होल्ड करके रख सकता हूँ, इससे मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर 10 के बाद आप 11 यूनिट आप करते हैं तो हो सकता है कि आपको एक अलग से रूम या अलग से जो गोडाउन है वो उसके लिए रेंट पे लेना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आपका वो खर्च बढ़ जाएगा। The purchase manager can take advantages of discount allowed by purchasing more। अब इस केस में क्या है कि जो परचेस मैनेजर होता है, परचेसिंग डिपार्टमेंट का HOD होता है, वो अपना डिसीजन ले सकता है कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं इसे किस तरीके से देखूं। लेकिन साथ साथ में उसको ये भी देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस जो है वो तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि डिस्काउंट मिलने पर आप कितनी बचत कर पा रहे हैं, और डिस्काउंट नहीं मिलने पे डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो आप कितनी बचत कर पा रहे हैं, और उस डिस्काउंट के मिलने पर आपका कितना कैरिंग कॉस्ट लग रहा है। तो अगर डिस्काउंट आपको मान लो 100 रुपीज का मिल रहा है और कैरिंग कॉस्ट जो है वो आपका अगर उसमें 50 रुपीज लग रहा है, तब आप ये देखेंगे कि 50 रुपीज का आपको फायदा हुआ है। तो उस केस में आप वहां पर डिस्काउंट पे मटेरियल की परचेसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिस्काउंट जो है वो 100 रुपीज का मिल रहा है और आपका जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो अगर 101 रुपीज लग रहा है, तब आपको फिर इसको डिनाई करना चाहिए।
एज वी आर परचेसिंग मोर पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप पर ऑर्डर में ज्यादा परचेसिंग करेंगे तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ डिस्काउंट मटेरियल कॉस्ट इज रिड्यूस, और डिस्काउंट मिलने के कारण जो मटेरियल का कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में जो है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है। तो ये आपको इन सभी चीजों के बीच में एक बैलेंस बना के वर्क करना चाहिए। तो ये जितना भी हमने कॉस्ट से रिलेटेड अभी टॉपिक पढ़ा है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसको शॉर्ट में एक बार और देखते हैं, फिर इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। तो पहला क्या है इसमें, इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीजेस विद द क्वांटिटी ऑफ परचेज। तो इन्वेंट्री कॉस्ट की बात जब भी हम करेंगे तो उसमें को हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ही बोलते हैं। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब ये होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस परचेसिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डर करने में जो खर्च किया है वो, परचेस करने में जो खर्च किया है वो, और उसको होल्ड करके जो हम रखेंगे उसमें जो खर्च आएगा, ये तीनों जो चीजें हैं वो इंक्रीज होती है क्वांटिटी की के साथ में। मतलब आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी परचेस करेंगे इन्वेंट्री कॉस्ट उतना ही बढ़ते जाएगा। If we purchase more items per order or produce more items per setup, ordering cost और setup cost will decrease। अगर आप एक ही बार के ऑर्डर में या एक ही बार का सेटअप लगा के ज्यादा से ज्यादा माल की परचेसिंग कर रहे हैं, या अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट है तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट होता है वो डिक्रीज होता है। लेकिन स्टॉक आउट सिचुएशन रिड्यूस होती है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वाली कंडीशंस जो है वो बढ़ सकती है। देखिए सीधा सी बात है कि अगर आपने ज्यादा परचेसिंग कर लिया है या ज्यादा माल एडवांस में बनाकर रख लिया है तो स्टॉक आउट वाली प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। लेकिन आपको उस इन्वेंट्री को कैरी करना पड़ेगा, उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो उसको होल्ड करने के लिए आपका खर्च हो सकता है। And if discount is allowed on quantity purchase, the material cost also reduce। तो अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो मटेरियल का जो कॉस्ट था वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर डिस्काउंट मिलने पे अगर आप ज्यादा मटेरियल खरीद रहे हैं तो उसको होल्ड करने पर एक्स्ट्रा कितना खर्च आपको करना पड़ रहा है। थर्ड है इसमें, इफ वी परचेस लेस आइटम्स पर ऑर्डर, इसका अपोजिट है जो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा उसका अपोजिट भी है ये। If we purchase less item per order or produce less items per setup, ordering cost will increase। तो अगर आप एक बार में कम ऑर्डर देते हैं, कम क्वांटिटी परचेस करते हैं तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल की 1000 यूनिट जो है आपको साल भर में यूज करना है। तो आपको साल भर का जो टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स लेगी वो 1000 हो जाएगी। और अगर आप एक बार में 100 यूनिट्स का ऑर्डर देते हैं तो आपको साल भर में 10 ऑर्डर देना पड़ेंगे। और मान लो अगर एक ऑर्डर का आपको 5 रुपए खर्च हो रहा है, अगर 5 रुपीज आप खर्च करते तो साल भर में आप 50 रुपीज वहां पे खर्च करेंगे। लेकिन अगर वो 1000 यूनिट खरीदने के लिए आप एक बार में सिर्फ एक ही यूनिट का ऑर्डर देते हैं तब आपको 1000 ऑर्डर उनको देना पड़ेंगे। और उस कंडीशन में 5 रुपीज एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको 5000 रुपीज का कॉस्ट लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर कम दे रहे हैं तो आपको कॉस्ट कम लगेगा, और अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो ज्यादा देते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा रहेगा। लेकिन आप आपके मन से ही डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको ऑर्डर कितना देना है। आपको ऑर्डर हमेशा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बराबर ही देना है। साथ साथ में और क्या है कि स्टॉक आउट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप जरूरत से कम ऑर्डर दे रहे हैं, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है अगर उससे आपने कम ऑर्डर किया है तो हो सकता है कि स्टॉक आउट हो जाए। और स्टॉक आउट हमने देखा है कि काफी डिफिकल्ट सिचुएशन प्रोड्यूस करता है कंपनी के लिए, और आपका जो आपके जो कस्टमर है वो आपको ऑर्डर देना भी बंद कर सकते हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट में नॉट बी अवेलेबल, कभी कभी क्या होता है कि क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल भी नहीं हो पाता। जरूरी नहीं है कि आपने लमसम में प्रोडक्ट खरीदा है तो उसके लिए आपको क्वांटिटी डिस्काउंट वहां पर मिल सके। तो इतना जो टॉपिक हमने अभी कवर किया है ये सारा कॉस्ट से रिलेटेड था। कितने टाइप की कॉस्ट होती है, कहाँ कहाँ पर आप उन कॉस्ट को यूज करते हैं। तो आप जब भी ये सब्जेक्ट अपना पढ़ेंगे तो उसको ये मान के चलिए कि आप खुद ही मतलब आपकी खुद की इंडस्ट्री है और आप वहाँ के मैनेजर है और आपको ये सारे डिसीजन लेना है। तो आप किस बेसिस पे सारे डिसीजंस
लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप उस सब्जेक्ट को काफी इजीली समझ पाएंगे। अगर आपको कॉस्ट से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाती है तो आप इसके जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे आप उसको इजीली कर पाएंगे।